नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन की तरफ से है। अब एरो इंजन भारत की एरोस्पेस सेक्टर की डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ी रुकावट बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारी एविएशन सेक्टर और एरोस्पेस सेक्टर काफ़ी हद तक डेवलप हुआ है, जिसमें हम अभी इंडिजिनसली कोई भी एयरक्राफ्ट को डेवलप तो कर सकते हैं और किसी एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में पूरी तरीके से डेवलप करने के हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच हम जिस चीज़ को मिस कर रहे हैं वो एरो इंजन है, जिसके बिना हम हमेशा किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हैं। अब अभी हमारी फ्यूचर 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए जिस नए इंजन को बनाने का प्लान किया जा रहा है, उसको बेस करके कुछ स्पिन अप वेरिएंट को भी एक ही साथ में डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसको कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन इसी बीच जीटीआरई की तरफ से अभी हमारी नेक्स्ट जनरेशन इंजन को डेवलप करने से पहले एक इंडिजिनस फ्लाइंग टेस्ट बेड को बनाने का प्रपोजल दिया जा रहा है। ये वो एयरक्राफ्ट होते हैं जिनमें इंजन की इनिशियल डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्शन में एंटर करने तक इसको इस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाता है। अभी तक कावेरी इंजन की डेवलपमेंट के दौरान हम सेम तरीके की टेस्टिंग के लिए रशियन ओरिजिन फ्लाइंग टेस्ट बेड का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि एक IL-78 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है। लेकिन रशियन फ्लाइंग टेस्ट बेड में इंजन को टेस्ट करने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि पहले तो हमें इंजन को भारत से रशिया भेजना होता है, वहाँ पर इंजन को फ्लाइंग टेस्ट बेड में इंटीग्रेट करना होता है, फिर टेस्टिंग करना चालू किया जाता है और फिर से इंजन को वहाँ से निकाल कर भारत लाना होता है और तब जाके टेस्टिंग के रिजल्ट पता चलते हैं। और ये सब करने में लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय लग जाता है। इसी वजह से इंजन का जो डेवलपमेंट टाइम लाइन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर जीटीआरई की तरफ से अभी एक इंडिजिनस फ्लाइंग टेस्ट बेड को डिमांड किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि IL-78 जैसे 4 इंजन प्लेटफॉर्म का एक्वायर करना और उसको फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर मॉडिफाई करने में काफ़ी खर्चा होने वाला है, जिस वजह से जीटीआरई की तरफ से अभी इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन को भी प्रपोज किया जा रहा है, जिसमें जीटीआरई की तरफ से भी बताया जा रहा है कि अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स की कोई भी सुखोई एयरक्राफ्ट को हम फ्लाइंग टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सुखोई में नए इंजन को टेस्ट करना थोड़ा रिस्की भी होने वाला है, क्योंकि IL-78 एयरक्राफ्ट में 4 इंजन होते हैं, जिस वजह से अगर उसमें से कोई एक इंजन सही से काम नहीं करता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सुखोई में बस 2 ही इंजन का इस्तेमाल होता है और अगर इसमें से हम एक इंजन को निकाल कर उसके जगह पर हमारी डेवलपमेंट वाले इंजन को लगाकर टेस्ट करते हैं और वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, तो इसे ऑपरेट करने में थोड़ा रिस्क फैक्टर वहां पे होने वाला है। और इसी वजह से अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए जीटीआरई को अप्रूवल नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ अभी सफरान और रोल्स रॉयस की तरफ से भी भारत को अपनी अपनी इंजन ऑफर के साथ साथ फ्लाइंग टेस्ट बेड को भी प्रोवाइड करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसमें सफरान रफाल को ऑफर कर रहा है और साथ ही रोल्स रॉयस की तरफ से अपनी बोइंग 747 फ्लाइंग टेस्ट बेड को इंजन टेस्ट करने के लिए ऑफर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अपनी फ्लाइंग टेस्ट बेड को भारत लाने वाले हैं और इंजन की टेस्टिंग को भारत में करने वाले हैं, या फिर हमें कावेरी इंजन की टेस्टिंग की तरह फ्यूचर इंजन को भी टेस्टिंग करने के लिए यूके या फ्रांस भेजने की जरूरत पड़ने वाली। और अगर ऐसा होता है तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगला अपडेट यूएवी की तरफ से, और अभी हम तापस या हमारी रुस्तम 2 यूएवी के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली खबर सामने आया था कि अभी रुस्तम 2 की फर्दर डेवलपमेंट को बंद किया जाने वाला है, क्योंकि टेस्टिंग के दौरान रुस्तम 2 ने आर्मी और एयरफोर्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल नहीं कर पाया था। इसके बारे में हम पहले भी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करने वाले। तो बात यह कि अभी तक फिलहाल ये डिसीजन लिया गया था कि रुस्तम 2 की फर्दर डेवलपमेंट को बंद किया जाएगा और बदले में आर्चर इंजन को डेवलप किया जाएगा। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से एक अच्छी खबर दिया जा रहा है, जिसमें डीआरडीओ के चीफ समीर वी कामत की तरफ से बात बताया जा रहा है कि भले ही आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से अभी रुस्तम 2 को एक्वायर करने से मना कर दिया गया है, लेकिन फिर भी डीआरडीओ की तरफ से अभी रुस्तम 2 को डेवलप करना जारी रखा जाएगा और इसे अभी आर्चर इंजन की डेवलपमेंट के दौरान एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा भले ही आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से भी रुस्तम 2 प्रोग्राम से पीछे हटने का फैसला किया गया था, लेकिन नेवी अभी भी रुस्तम 2 को एक्वायर करना चाहती है और नेवी इसको मेनली एक सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। इस बीच डीआरडीओ की चीफ की तरफ से यह भी बताया गया कि पिछली बार आर्मी का जो रिक्वायरमेंट था कि रुस्तम 2 को 30,000 फीट की ऊंचाई में लगातार 24 घंटे तक उड़ान भरना था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाया था
और इस वजह से आर्मी ने इसको खरीदने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से बात बताया जा रहा है कि अगर नेवी इसको खरीदना चाहती है तो वो अभी सेम माइलस्टोन को हासिल करने वाला है। और अगर नेवी रुस्तम 2 प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने में डटा रहता है तो आने वाले दिनों में रुस्तम 2 को भी 30,000 फीट की ऊंचाई में लगातार 24 घंटे तक ऑपरेट करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से तैयार किया जाएगा। और इसी के साथ ही एक उम्मीद किया जा रहा है कि रुस्तम 2 प्रोग्राम फिलहाल पूरी तरीके से बंद नहीं होने वाला है। अगला अपडेट मिसाइल को लेके, और अभी भारत की तरफ से एक फ्रेश नोटम वार्निंग को इशू किया गया जिसमें एक ही बार में दो मिसाइल की टेस्ट करने की बात सामने आई है। और ऐसा बहुत ही कम बार होता है जहां पर हमारी दोनों फ्रंट में यानी कि ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में मिसाइल की टेस्टिंग एक साथ कंडक्ट किया जाता है। तो भारत की तरफ से अभी जो नोटम वार्निंग को इशू किया गया उसको 22 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक इशू किया गया। इसमें से 22 से 23 तारीख तक जिस नोटम वार्निंग को इशू किया गया उसे हमारी वेस्टर्न साइड में अरविंद सी में करवार के करीब इशू किया गया। और ये वार्निंग करीब 240 किलोमीटर के दायरे के ऊपर इशू किया गया, जिसमें शायद ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्टिंग होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके बाद दूसरी टेस्ट को विशाखापट्टनम के करीब किया जाने वाला है, जिसके लिए बे ऑफ बंगाल के ऊपर 24 और 25 तारीख के बीच एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया। इस वार्निंग को करीब 900 किलोमीटर के एरिया के ऊपर इशू किया जा रहा है और एक रिलेटिवली फ्लैट एरिया के ऊपर वार्निंग को इशू किया गया है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि शायद कोई शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल या फिर लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग वहाँ पे की जाएगी। लेकिन फिलहाल जब तक डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज को इशू नहीं किया जाता है तब तक सही तरीके से बताना संभव नहीं है कि आखिरकार किस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। पिछले साल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की एक टेस्ट को कंडक्ट किया गया था जिसमें इसकी सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट की टेस्ट होने के बाद डीआरडीओ की तरफ से अपनी ईयर एंड की रिव्यू मेंशन किया गया था और उस दौरान इसको करीब 400 किलोमीटर की एरिया के ऊपर टेस्ट किया गया था। और इसी साल की शुरुआत में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की शिप और एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को भी टेस्ट करने के बारे में डीआरडीओ की तरफ से हिंट दिया गया था, जिसकी टेस्टिंग को जनवरी में करने की बात की गई थी। तो उसी वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि जो टेस्ट होने वाली है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।